चलिए, सेंटर ऑफ मास कोलिजन डे 1 तारीख डालना, इसी के अकॉर्डिंग इस हेडिंग डलवाना, और इस बात को अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बात बहुत सिंपल है। न्यूटन का डेफिनेशन, उसने कहा था एफ एक्सटर्नल जो आपके पास होता है dp/dt। अब बात बहुत सिंपल है, अगर किसी ने कहा कि एक्सटर्नल फोर्स का मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स, अगर किसी कारण से ये जीरो है, मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो इसका मतलब जो यहाँ डिफ्रेंशिएट हो रहा है p टाइम के रिस्पेक्ट में, उसकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए। और शुद्ध रूप से कह सकते हो कि किसी भी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन जीरो तभी हो सकता है जब वो चीज़ कांस्टेंट हो। बोलो, यानी कि यहाँ से कहा जा सकता है p कांस्टेंट, मतलब मोमेंटम कांस्टेंट है। मोमेंटम एक वेक्टर है, तो साइन और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होगा। और मोमेंटम के अंदर दो लोग हैं, मोमेंटम के अंदर दो लोग हैं, मास है और साथ में वेलोसिटी है, तो इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। अच्छा, ये कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? आपने कोई घटना अगर देखने जा रहे हो तो जस्ट बिफोर इवेंट जो मोमेंटम रहेगा वही मोमेंटम जस्ट आफ्टर इवेंट भी होगा। इसी को बोलते हैं मोमेंटम का कंजर्व होना। जस्ट बोला मैंने, किसी को चाटा अगर मार रहे हो तो चाटा मारने से ठीक पहले वाला गाल और ठीक बाद वाला गाल, रात में नहीं। ऐसा नहीं कि आराम से मारा अब तो फूल गया है, नहीं भाई, जब मारा उससे ठीक पहले ठीक बाद उतना ही चेंज देखना, बिल्कुल सडन। तो जस्ट बिफोर इवेंट जो मोमेंटम है उसका नाम PI है, और जो जस्ट आफ्टर मोमेंटम है उसका नाम PF है। जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर, बहुत ज़्यादा टाइम देना ही नहीं है। जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर, इवेंट से ठीक पहले ठीक बाद, ठीक पहले ठीक बाद, ठीक पहले ठीक बाद। सही है क्या? अब देखते जाओ। आज इसमें शायद ही न्यूमेरिकल आएगा, इसलिए आज की कहानी इसमें समझने की है। देखना, गोली बंदूक मान लीजिए थोड़ा बड़ा इसका ऐसा बना लेते हैं। ये कोई बंदूक है, इसी बंदूक का जिरोक्स बना रहे, अच्छा, जब ये ऊपर बंदूक है तो ये उस समय की स्थिति है जब इसके अंदर बुलेट था और अपने को उसका यूज़ नहीं किया था, अभी बस रखा हुआ था। सुनो, जो गन है, गन इसके मास को M बोल रहे हैं, बड़ा वाला, ठीक है। जो बुलेट है, लिखते रहो साथ, उसके मास को छोटा वाला M बोल रहे हैं। गन के लिए जो वेलोसिटी होगी उसको बड़ा वाला V, और बुलेट के लिए जो वेलोसिटी होगी उसको छोटा वाला V। तुम V1 V2 कर लेना, बड़ा छोटा अगर लिखने नहीं आता तो। अब एक बड़ा एक छोटा, ठीक है भाई। अब ये कहानी कैसी है? ये कहानी है बिफोर की, अभी गोली चली नहीं है। बिफोर मतलब अभी तुमने लोड किया, रखा हुआ है, टारगेट पे हो। इसका मतलब उस समय में जो मोमेंटम है P इनिशियल, वो कितना होगा? 0। सही मायने में P इनिशियल किस किस का है भाई? दोनों का वजन है, गन का भी बुलेट का भी। तो ये 0 दो बार हुआ है, एक बार गन का 0 और बुलेट का 0, दोनों के 0 थे। अब तुमने फायर किया, गोली निकली, गोली यहाँ निकली है, गोली का मास M और गोली की वेलोसिटी V, छोटा V लिख रहा हूँ। इसका मास M और इसकी वेलोसिटी V। अरे झटका तो आता है ना, झटका आता है। अब जरा देखना, अब वो झटका वो बलून वाले में नहीं आता झटका, कि बलून फोड़ो फट फुट ना, उसमें नहीं आता। एक तो उनका निशाना बहुत ख़राब रहता है, बलून फोड़ना, आप इरिटेट हो जाओगे। बचपन में फोड़ते थे, मेला में लगाते हैं, वो आवाज़ भी करता है फट। चलिए, अब ये जो कहानी है, एक तो कॉमन सेंस कहता है कि भाई जो इस बंदूक पे जो जर्क लगेगा वो पीछे लगेगा, ठीक है। लेकिन इसको कैसे निकाल सकते हैं? मैं यहाँ पे लगाऊंगा मोमेंटम, जस्ट आफ्टर का ये हो गया, तो मैं लगाऊंगा P इनिशियल वेक्टर और P फाइनल वेक्टर। भाई P इनिशियल वेक्टर अगर 0 है तो P फाइनल वेक्टर को भी 0 होना पड़ेगा।
तभी तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। बाहर से फोर्स नहीं लग रहा, आपस का एक्शन रिएक्शन है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि P फाइनल पहले लिख रहा हूँ मैं गन का, पहले लिख रहा हूँ मैं गन का, फिर मैं यहाँ लिख दूंगा बुलेट का। गन की कहानी, मान लो मैं बिल्कुल अभी पहली बार मैथ से सॉल्व करना चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा भाई गन तो आगे जाएगा, मुझे नहीं पता कहाँ जाएगा, तो मास इंटू वी वेक्टर के फॉर्म में लिख लिया, मुझे पता नहीं कहाँ जाएगा, लेकिन बुलेट जाता हुआ दिख रहा था आगे, तो इसका m इंटू वी डैश, इनका सम क्या हो रहा है 0, इनका सम हो रहा है 0। अब यहाँ से कोई तुमसे पूछेगा कि v वेक्टर बताओ, ये बड़ा वाला v किसका है, गन का, तो इसका ये क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा माइनस का mv अपॉन m। ये माइनस आने का मतलब ही है कि अगर बुलेट आगे गया है तो ये गन पीछे गया होगा, ये अपन जानते भी हैं, जानते भी ऐसा होता भी है। तो जब जानते हैं तो थोड़ा गलती होने का चांस है, तो जब जानते हैं तो पहले ही यहाँ माइनस ले आएंगे। सोच, जब जानते हैं तो पहले ही माइनस ले आएंगे, टेंशन नहीं है, और दोनों का सम यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो हम जानते हैं पीछे आएगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड सीधा mv अपॉन m लगाया, क्या हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्यों लगाया, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स लग रहा था, गन दबाया, अब सब एक ही सिस्टम है, ट्रिगर दबा, गोली आगे निकली, गोली ने झटका पीछे दिया, सब आपस की बात है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा। तुम जो फोर्स लगा रहे हो तुम लगा रहे हो, तुम यू आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। झटका लगेगा, तुमने पकड़ा ना, तुम्हारे सहित लगेगा। फिर अब जरा सोच के देखो, अब जरा सोच के देखो इसी कंडीशन में एक चीज़, जितनी स्पीड से गोली आगे जाती है उतनी ही स्पीड से बंदूक पीछे आता है। कर रहे हो, और उतनी स्पीड से आता है क्या? अरे यार, बंदूक तो यहीं रह गया, अब गोली तो देखी पेट पूट फाड़ फोड़ के कहाँ। हाँ, तो उतनी स्पीड से। अरे जब कॉमन सेंस की बात है, अब जिस गोली निकली, मान लो गोली की स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड से, और बंदूक पकड़ा है वो 100 मीटर पर सेकंड से, तुमको धक्का लगेगा तो तुम चिथड़े उड़ जाएंगे तुम्हारे। तो फिर गोली मारने की ज़रूरत क्या थी? बंदूक ही मार दो, बंदूक मार दो, फिर क्यों गोली मारते? अब ज़रा समझो, यानी कि गोली में ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आई, सोच, और जो बंदूक है उसमें कम आई। और ज़रा सोचना, अब एक तो ये गन हो गया, एक तो छोटा वाला ढिचकाऊँ। अब आप समझिए, आपने कभी जब लड़ाई होती है तो न्यूज़ चैनल वाले दिखाते हैं तोप फायर होते, देखा है तोप? तो तोप एक आदमी तो फायर नहीं करता, टीम होती है 6-7 जनों की। अब तुम सोचो, तोप का जड़क आता है पीछे, आता है ना, बहुत तगड़ा जड़क आता है। अब जितनी स्पीड से वो बोला जाएगा उतने ही जड़क पीछे आएगा, तो उसको पहले तो बढ़िया तरीके से एकदम से चारों तरफ से उसको टाइट करके रखा जाता है, हेवी वजन रहता है उसके अंदर। सोचो, तोप का बड़ा सा गोला अपने घर में एक बंदूक खुद से बना के उसमें से फायर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। उसके लिए पूरा उसकी चारों तरफ से उस तरह का मेटल होगा, हार्ड शील्ड होगा, ताकि उतना मोमेंटम झेल पाए। अब सोचो, तोप चलाते हैं, 40 किलोमीटर दूर भेज दिया, ठीक है, किसको? गोले को। अगर उतने ही दूर तोप भी चला जाता तो तुम लोगों की तो फिजिक्स ही अलग है भाई, उतने दूर थोड़ी। इसका मतलब है कि भाई हमारा टारगेट है गोला भेजो, तोप को उधर ही रहने दो, ये हमारा टारगेट होता है। इसका मतलब जब गोले में वेलोसिटी आई, कितनी आई? बहुत ज़्यादा, कि भाई 40 किलोमीटर भेज देना उसको। अब जरा तुम सोचो क्या हुआ, इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उसके पास आई कहाँ से? फिर से सोचो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तुमने बंदूक पे आ जाते हैं वापस, बंदूक उठाया, फायर किया, बंदूक की वेलोसिटी इतनी ही थी, हमारे हाथ में ही रहेगी, और गोली उधर इतनी दूर, इतनी तेज़ स्पीड से, स्पीड भी इतनी तेज़ और इतनी दूर भी गई। इतनी तेज़ स्पीड से जाने का मतलब है उसके पास बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ गई। कैसे? बारूद से। हाँ सही बोल रहा है, बारूद से। मतलब बारूद जो कह रहे हैं, गन पाउडर, उसका जो केमिकल रिएक्शन हुआ है, दैट केमिकल रिएक्शन मीन्स द केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी।
क्योंकि यहाँ पोटेंशियल की बात नहीं है, आप बंदूक को उसी लेवल पे रख रहे हो, उसी लेवल से फायर कर रहे हो, लेवल वही है, पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं हो रही है क्योंकि हाइट चेंज नहीं हो रहा। जब पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं हो रही है, एनर्जी तो कंजर्व चाहिए ना भाई। अच्छा, अब जरा सोचना, तो तुमने जो वहाँ से गन फायर से जो बुलेट फायर किया, तो काइनेटिक एनर्जी जो बहुत ज़्यादा आई है इन बुलेट, दिस इज बिकॉज ऑफ द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। लिख लो इसको। अब देखो क्या है मामला। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला p²/2m। मोमेंटम तो कंजर्व कर दिया तुमने, मोमेंटम जब कंजर्व कर दिया तो k किस पे डिपेंड कर रहा है, m पे, वो भी इन्वर्सली। जिसका मास कम है उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो मास कम किसका है, बुलेट का। तो मास जो बुलेट का है, मास ऑफ बुलेट कम है, इसीलिए ऑब्वियस है इसमें काइनेटिक एनर्जी जो होगी ज़्यादा होगी, तभी तो इतनी दूर भी जाती है। अब सवाल आता है भाई इतनी ज़्यादा कैसे आ गई, तो बिकॉज कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी ऑफ गन पाउडर इनटू काइनेटिक एनर्जी। बात समझ जाएंगे। एक इसमें अच्छा सा सेंटेंस से स्टेटमेंट वाले सवाल बनते जो मैं बोल नहीं रहा, मैं चाहता हूँ तुम उसको खुद से सोचना, उसको मैं छोड़ रहा हूँ, आप इसको समझिएगा। बात तो ऐसे आप समझिएगा और लैंग्वेज पकड़ ही लोगे, यही बात है, यहाँ पे समझ में आना चाहिए। चलो बोल ही देता हूँ। इसमें एक सवाल पूछा है, कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट एंड गन इक्वल होगा या नहीं होगा। अरे नहीं होगा ना, बुलेट और गन की काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं होगी, वो तो तुम लोग कह रहे हो कि होगी, ये कह रही नहीं कि होगी, उतनी स्पीड से आएगी वापस, नहीं हो सकती। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, समझिएगा। अच्छा, पूछ रहा है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना है, 0 है, क्योंकि पहले दोनों रेस्ट पे है। अब सोचना, अब कह रहा है फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 फलाना चलाना, क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अब सोचना ध्यान से सुनना, कैसे कन्फ्यूजन होता है। पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं है ना। जब पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, मतलब सारा का सारा भार किसने उठाया, काइनेटिक एनर्जी ने। अब सुनना, पहले की काइनेटिक एनर्जी 0 और बाद में काइनेटिक एनर्जी आ गई मान लो 50, तो एनर्जी कंजर्व रहा क्या, नहीं रहा ना। लेकिन समझो, तो ये अब सवाल है कि एनर्जी तो कंजर्व रहना चाहिए ना भाई। तो ये जो 50 आया है वो उसके केमिकल रिएक्शन से आया है, वो जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो केमिकल रिएक्शन से आई है। वही इसमें कहा हुआ है क्वेश्चन में कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0 बिकॉज बोथ आर एट रेस्ट। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज ग्रेटर देन 0। बात समझ जाओगे। मैं एक सेंटेंस पढ़ देता हूँ, काम का है, सुन लेना ध्यान से। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कांस्टेंट बट इंक्रीजेज। सही है गलत है, फिर से, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज नॉट कांस्टेंट बट इंक्रीजेज। अरे हो रहा है, ये सेंटेंस काम का है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम अगर कांस्टेंट होता तो पहले भी 0 बाद में भी 0 रहता। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कांस्टेंट, इंक्रीजेस। अच्छा, पहली बात ये, पोटेंशियल एनर्जी इज कंसिडर्ड कांस्टेंट, बात सही है। अब सुनना, केमिकल एनर्जी ऑफ द गन पाउडर कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, हाँ, और टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड रहेगा, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो केमिकल एनर्जी काइनेटिक में कंजर्व, ये तुमको इतना बोल तो दिया ना, इसी में घूमोगे कुछ टाइम के बाद, अगर बात ध्यान से नहीं सुनोगे तो। ओवरऑल एनर्जी क्या रहना है, कंजर्व, ओवरऑल कंजर्व रहेगा। वो जो काइनेटिक ज़्यादा दिख रहा है वो तो भैया उसका केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है उसका। चलो अब इसमें अब गोली बारूद की बात से आगे निकल के थोड़ा कुछ काम कर लें इसमें। मोमेंटम कंजर्वेशन, पहले हेडिंग डाल दो, ब्लॉक बुलेट सिस्टम, ब्लॉक बुलेट सिस्टम, ब्लॉक बुलेट सिस्टम। अब उसके अंदर केस 1 कर दो, लिखो बुलेट्स या फिर लिखो बुलेट गेट्स एम्बेडेड। इसी में फंस गया। सिचुएशन आपको बना देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। चलो ठीक है, फोटो से ठीक है, काम चलेगा। समझिए बात को, क्या हो रहा है इसमें।
एक कोई हमारे पास बैग है, उस बैग का मास है कैपिटल M, उससे पहले बुलेट फायर कर दिया, बंदूक हटाओ, फायर कर दिया, और उस बुलेट की वेलोसिटी कितनी है v, उसका मास है m। अब जाने के बाद से क्या हुआ कि अब की बार ये m तो इसका बड़े वाले का मास है ही सही, अब ये बुलेट इसके अंदर फंस चुका है, ये बुलेट इसके अंदर फंस गया, ये बुलेट इसके अंदर फंस गया यहाँ पे। अब ज़रा सोचना, अब ये जाएगा टकराएगा, फंसा तो आगे इसकी वेलोसिटी होगी, झटका तो लगेगा उसको। अब चूंकि लटका हुआ है तो आगे ये किसी अपनी स्पीड से जाएगा, दोनों साथ चलेंगे, उसको बोलेंगे v कंबाइन। अब v कंबाइन मैं लिखूँगा बार बार, उसको मैं सीधा vc लिख देता हूँ। v कंबाइन मतलब vc, सेंटर ऑफ मास की बात नहीं करना है भाई, v कंबाइन से चलेगा आगे। अब ज़रा सोचना ध्यान से, अब ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, थोड़ा यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे कौन कौन होंगे, एक तो ब्लॉक है, साथ में बुलेट भी है, तो ब्लॉक और बुलेट दोनों इस हाइट पे चले जाएंगे। मैं तुमको क्या कह रहा हूँ समझिएगा, इसको दो पार्ट में मैं बांटता हूँ, इसको दो पार्ट में। ये मेरा इवेंट नंबर 1 है, ऐसे ही लिख रहा हूँ समझने के लिए। तीसरी बात समझिएगा, 1 और 2 की कहानी, कोलिजन तो यहाँ हुआ है, तो यहाँ पे लगेगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सुनना ध्यान से, कोलिजन यहाँ पे हुआ है तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहाँ पे, और यहाँ से क्या हुआ, बॉडी ऊपर गई, हाइट वाइट का चेंज हुआ, तो यहाँ लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तुम लगा रहे हो 1 और 2 के बीच, और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी 2 और 3 के बीच। ये क्वेश्चन दो तरीके से ही सॉल्व होगा, यही इसके तरीके हैं। अच्छा, अब एक एक करके बात करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अब ज़रा सोचना, मुझे तो लिखना है इवेंट से ठीक पहले और ठीक बाद, तो P इनिशियल बराबर P फाइनल होना चाहिए। P इनिशियल, भाई गन पहले लिख रहा हूँ, गन का तो 0, क्योंकि गन का मास इंटू वेलोसिटी लिखना है ना, पहले चलो पूरा लिख देता हूँ, मास गन का m, वेलोसिटी 0 प्लस इसका मास m और वेलोसिटी v बराबर P फाइनल यहाँ है, दोनों जुड़ेंगे, m प्लस m ये पूरा मास और vc, v कंबाइन। ये तो यहाँ से आया, सोचना एक इक्वेशन बन के तैयार है। अब यहाँ पहुँचो भाई, ये जो मैंने नीचे लाइन खींची है, ये जो लाइन है ये है मेरे लिए रेफरेंस लाइन, और इसके ऊपर जो है जो गया वही हाइट है। अब हम बड़े हो चुके हैं, हाइट कितना लिखूंगा, L माइनस एल कॉस थीटा। सोचो, अब आराम से सोचो, ये नीचे से ऊपर गया, कौन कौन ऊपर गया, दोनों। मान लो इसमें से बुलेट बाहर निकल जाता तो सिर्फ ब्लॉक ऊपर जाता, तो अब फिर सिर्फ और सिर्फ यहाँ तब ब्लॉक की बात करते, अभी दोनों की बात होगी। तो अब मैं लिखूंगा दोनों की बात। तो भाई शुरुआत में जो पूरी काइनेटिक एनर्जी थी वो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी बदल गई होगी, किसकी, दोनों की, क्योंकि दोनों गया है। मान लो, फिर से बोल रहा हूँ, मान लो अगर सिर्फ ब्लॉक जाएगा तो सिर्फ ब्लॉक की सोचोगे, फिर बुलेट तो अपने रास्ते चला जाएगा सीधा। अब जरा देखना क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ मास दोनों का, V कंबाइन का स्क्वायर बराबर पोटेंशियल एनर्जी किसका, मास दोनों का, G और यहाँ H क्या लिखना है आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ये इस तरीके से कंजर्व करोगे तब जाके बात बनेगी। मतलब दो स्टेप में सवाल बनेंगे, एक पहला कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इवेंट से ठीक पहले ठीक बाद, टक्कर से ठीक पहले टक्कर के ठीक बाद, और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तब जाके आंसर आएगा। अब अगली क्लास में फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, वहाँ पे बुलेट बाहर निकाल देंगे और तब जाके यहाँ से कहानी इसकी शुरू हो जाएगी, फिर इसमें खूब सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो बस आज इतना ही, बाकी आप आराम करिए, कल मिलेंगे।